बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नेम है इक्विलिब्रियम। वेक्टर और टार्क के कंप्लीशन के बाद आज हमारा लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कोई टॉपिक ऐसा नहीं बताया है जो इंपॉर्टेंट ना हो। बिल्कुल ही ऐसा है कि हर टॉपिक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस लेवल है। इसकी इंपॉर्टेंस लेवल मैं स्टूडेंट आपको ये कहूँगा कि तमाम के तमाम एंट्रेंस टेस्ट, चाहे एमडी कैट हो, चाहे ई कैट हो, चाहे गेट हो या और जो भी मुख्तलिफ कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम किसी भी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट के पास पेपर को अगर हम देखें तो तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टूडेंट हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इसके आगे मैं इसको ये लिखूंगा कि अगर उस बॉडी का एक्सलेरेशन अगर ज़ीरो है, एक्सलेरेशन ज़ीरो है, अगर स्टूडेंट एक्सलेरेशन ज़ीरो होता है तो वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है या उसकी मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इसको मैं कहूँगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि कोई बॉडी अगर वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कहलाएगा इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की जो स्टूडेंट टाइप्स हैं वो दो हैं। एक को हम नेम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम नेम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट रेस्ट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको हम कहेंगे उसकी मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन यूनिफॉर्म को फर्दर टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर बुक टेबल के ऊपर मौजूद है, कोई भी चीज़ है, अगर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा एक अपनी जगह पर फिक्स है, रेस्ट पोजीशन में है, तो इसको मैं कहूँगा कि दैट इज़ इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई जो फैन है, कोई पेडेस्टल फैन है, कोई भी चीज़ है, अगर रेस्ट पोजीशन में है तो तब हम उसको कहते हैं कि वो इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में स्टूडेंट एक को हम कहते हैं उसकी टाइप को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरी टाइप को हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल ये मोशन से रिलेटेड हैं। अगर ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशन होती है स्टूडेंट लीनियर मोशन और रोटेशनल होती है एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जब स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो दैट इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, एरो इसलिए नहीं लगा रहे। एक्सलेरेशन क्या होगा, जीरो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर फोर्स भी क्या होगी, जीरो। इस टाइप को हम कहते हैं डायनामिक और डायनामिक की फर्दर टाइप को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और दूसरी टाइप स्टूडेंट क्या है इसकी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं। एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई कार, कोई बॉडी अगर लीनियर मूव कर रहा है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वेलोसिटी को। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, जैसे कार का व्हील रोटेट कर रहा है, जब हम पंखा चलाते हैं कुछ देर के बाद उसकी जो स्पीड है, रोटेटिंग स्पीड है, वो कांस्टेंट हो जाती है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो अब फैन जो है कौन सी कंडीशन में आ चुका है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और उसकी रोटेटिंग स्पीड को हम ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा, नॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा कांस्टेंट होगा। और उसके बाद हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू स्टूडेंट ज़ीरो होगा। जब डेल्टा ओमेगा ज़ीरो होगा तो उसका एक्सलेरेशन, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं एंगुलर एक्सलेरेशन। एंगुलर एक्सलेरेशन ज़ीरो होगा। जब एंगुलर एक्सलेरेशन ज़ीरो होगा उसके बाद हम कहेंगे कि इसकी टार्क की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और उसके बाद अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का स्टूडेंट एक नेम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, या इसको हम एक और नेम भी देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। अब आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है जिसमें एक बुक दिखाई गई है टेबल के ऊपर। इसका वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन अपवर्ड। अगर हम स्टूडेंट इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो इसमें एक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और एक फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। दोनों का सम करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए स्टूडेंट हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ का मीनिंग स्टूडेंट ये होगा कि इस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 होगा। इसमें यह भी हम लिख सकते हैं कि अगर उस बॉडी के ऊपर अगर एक्ट कर रही हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड यानी अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और अपवर्ड डाउनवर्ड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम मूव करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको भी हम क्या क्या नेम देते हैं? इसका नेम होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो हम स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये फर्स्ट कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये सेकंड कंडीशन है। तो अब हम इसको नेम देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या हम इसको नेम देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क। इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क। अब आपको स्टूडेंट एक डायग्राम दिखाई जा रही है जिसको हम सीसा कहते हैं। अक्सर औकात आप पार्क में जाते हैं तो सीसा यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें ये है पिवटेड पॉइंट। पिवटेड पॉइंट का मीनिंग स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करता है। अब सपोज मैं यहाँ पर इस मार्कर को यहाँ पर बैलेंस करता हूँ तो ये स्टूडेंट इसका क्या है? दिस इज द पिवटेड पॉइंट। ये है उसका पिवटेड पॉइंट है। अब ये पिवटेड पॉइंट है, एक बॉडी ये है, एक बच्चा ये है जिसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, क्योंकि वेट स्टूडेंट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब उसके बाद अब ये है इसकी फोर्स की डायरेक्शन, डेफिनेट बात है डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो डिस्टेंस है इसको स्टूडेंट हम नेम देंगे मोमेंट आर्म का। पिवट पॉइंट और फोर्स लाइन के दरमियान डिस्टेंस मोमेंट आर्म। ये वाला टार्क, क्योंकि ये वाली जो फोर्स इसके ऊपर डाउन लग रही है ये इसको यूं रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला टार्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज और इस फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है क्लॉकवाइज। अगर स्टूडेंट इसका वेट अगर आपस में सेम है और ये मोमेंट आर्म भी आपस में सेम है तो ये वाला टार्क और ये वाला टार्क आपस में क्या होगा? सेम होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टार्क को हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। ये कन्वेंशन है। अगर दोनों के स्टूडेंट मैग्नीट्यूड है अगर सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनका सम जो है इक्वल टू टार्क का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब टार्क का सम इक्वल टू 0 होगा तो स्टूडेंट तब हम लिख सकते हैं कि अब उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन यानी समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है इस सिचुएशन में, और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 है। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। इसका मीनिंग स्टूडेंट ये होगा कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड उनकी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। लेकिन अब ये वाली फोर्स ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, ये वाली फोर्स ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, तो समेशन ऑफ टार्क इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पॉसिबल है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब हम इसको किस चीज़ का नाम देंगे? इसको स्टूडेंट हम नेम देते हैं दिस इज अ कपल।
कपल, इसको कंप्लीट नेम होता है कपल ऑफ टार्क। कपल ऑफ टार्क, कपल ऑफ टार्क का फार्मूला क्या है ये हम नेक्स्ट लिखते हैं। कपल की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या होती है, इसको आप जरा तवज्जो सुनें। कपल की स्टूडेंट स्टेटमेंट ये होती है, किसी बॉडी के ऊपर टू फोर्सेस एक्ट करें, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, प्रोड्यूस आ कपल। और कपल जो है स्टूडेंट जो प्योरली है, दिस इज द रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन से मीन क्या है स्टूडेंट, क्या मतलब है रोटेशनल मोशन है? जैसे गाड़ी का व्हील है, गाड़ी का व्हील जब मूव कर रही होती है गाड़ी, उसका व्हील रोटेट भी कर रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है, तो गाड़ी के व्हील के अंदर रोटेशनल मोशन भी होती है और उस वक्त ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। कोई कमरे में लगा हुआ फैन रोटेट कर रहा है, उसकी स्टूडेंट मोशन हम कहते हैं कि दैट इज आ प्योरली रोटेशनल मोशन। तो कपल भी स्टूडेंट क्या होती है, प्योरली रोटेशनल मोशन। तो कपल का मतलब स्टूडेंट ये है कपल ऑफ टार्क, यानी दो टार्क हैं, एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से और एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से। आप स्टूडेंट ये देखें, इसमें मोमेंट आर्म कौन सा है? मोमेंट आर्म स्टूडेंट ओ बी है, ओ बी मोमेंट आर्म है, ओ ए मोमेंट आर्म है, और कपल आर्म क्या होगा, ए बी, दैट इज द कपल आर्म। तो कपल इसका जो फार्मूला बनेगा जिसको हम कहते हैं कपल ऑफ टार्क इज इक्वल टू, इस जगह पर हम क्या लिखते हैं, इस जगह पर लिखेंगे कपल आर्म, कपल आर्म और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट इसको किस चीज़ के साथ, फोर्स के साथ। तो इसका फार्मूला बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी को अगर आप नाम देना चाहें दैट इज इक्वल टू डी, इसको अगर आप डी का नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा डी, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को किस चीज़ के साथ, फोर्स के साथ। दिस इज कॉल्ड कपल, जिसको हम कहते हैं कपल ऑफ द टार्क। अब स्टूडेंट एक और चीज़ होती है जिसका नेम होता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टूडेंट हम उस वक्त कहते हैं किसी बॉडी को कि वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है कि जब उसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हों, यानी कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो और उसके बाद समेशन ऑफ टार्क भी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तब हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज इन द कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम को, फिर हमने उसकी टाइप डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने कंडीशन डिस्कस की। अब हम एंड के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट एक ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर होल ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी का एक पॉइंट होता है जहां पर पूरा का पूरा वेट उस बॉडी का उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। इसका सिंपल तरीकाकार ये है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं मार्कर को यहाँ पर मैं बैलेंस करता हूँ, जिस पॉइंट पर ये मार्कर बैलेंस हो जाता है तो वो वाला पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ट्रेस करने का स्टूडेंट एक और मेथड भी होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, कि ये पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई बॉडी स्पेस में उसका अपना वेट एट का सपोज अगर नहीं कर रहा, अगर उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, अगर फोर्स लगाने से अगर उसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस हो, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस ना हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अब हम स्टूडेंट आते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं तीन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो। जैसे कोई ट्रायंगल शेप पड़ी हुई है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अब ये अगर कोई बुक पड़ी हुई है, आपको पता है कोई भी बॉडी है उसका जो वेट है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, ये वेट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। ये दोनों बॉडी की जो शेप स्टूडेंट आपको नज़र आ रही हैं तो ये हैं इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्या होता है? अब ये ट्रायंगल की शेप को हमने टिल्ट कर दिया, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द
इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये बुक की हमने शेप को चेंज किया, अब इसको भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये भी अपनी शेप में वापस नहीं आएगा। ये स्टेट हैं कौन सी, अनस्टेबल की। न्यूट्रल क्या होती हैं, न्यूट्रल स्टूडेंट ये होती हैं कि ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब हम अगेन इससे स्टार्ट करते हैं। अगर डिस्टर्ब करें, बॉडी अपनी वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाए, रिटर्न बैक आफ्टर डिस्टर्ब, तो इसको हम कहेंगे स्टेबल। अगर बॉडी वापस ना आए अपनी पहले वाली पोजीशन में, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल। अगर बॉडी एक न्यू पोजीशन के ऊपर आकर दोबारा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हाई हो ना लो हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये स्टूडेंट अगर कोई शेप है, अगर इसके दरमियान में कोई बॉडी रखते हैं, कोई बॉल रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसको हम कहेंगे ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर इस तरह की पोजीशन में है, अगर इस तरह की पोजीशन में है, अगर हम इसको इस पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो वो बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगा। अगर इसको हम कहते हैं कि अगर लेवल सरफेस के ऊपर है, तो अगर हम इसको इस पोजीशन में रखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हाई होगा ना लो होगा। अब एक और ऑब्जेक्टिव, इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है, डिस्टर्ब करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। डिस्टर्ब करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा फिर वापस आएगा, लेकिन डिस्टर्ब करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसको डिस्टर्ब करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट इसकी डिक्रीज करेगी। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना राइज होता है ना लो होता है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब हम लास्ट में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन और एंड के ऊपर एक एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें दो फोर्स रिएक्ट कर रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अगर स्टूडेंट इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती तो एक F1 और एक F2 होता। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, कैंसल आउट हो जाएगा, कोई इसमें लीनियर मोशन नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। और कोई इसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगी तो समेशन ऑफ टार्क भी इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, दो फोर्सेस अगेन F सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, कैंसल आउट कर देंगे फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आप इसमें ये देखें, इसमें हम लिखेंगे प्योरली रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ टार्क इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी, टार्क प्रोड्यूस होगा। अब हम स्टूडेंट इस फोर्स की तरफ आते हैं। राइट लेफ्ट सेम पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी। अगर स्टूडेंट ये वाली फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी राइट पर जाएगा, ये वाली फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी लेफ्ट पर जाएगा, तो इसका मीनिंग ये होगा कि समेशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, प्योरली लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी, और इसका मीनिंग ये होगा कि टार्क जो है इसमें इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए 0। लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी, फोर्स लगेगी, तो इसलिए फोर्स का सम इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब हम लास्ट की तरफ आते हैं। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, F1 है F2 है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो समेशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी, तो इसका मीनिंग ये होगा कि टार्क भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका मतलब है लीनियर मोशन भी होगी, लीनियर मोशन भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगी, लीनियर मोशन होगी, रोटेशनल मोशन नहीं होगी, लीनियर मोशन नहीं होगी, रोटेशनल मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन होगी, ना लीनियर मोशन ना रोटेशनल मोशन। अगेन नो लीनियर नो रोटेशनल, नो लीनियर ओनली रोटेशनल, ओनली लीनियर नो रोटेशनल, रोटेशनल भी है और लीनियर भी है। अब हम लास्ट में एक एमसीक्यू की तरफ स्टूडेंट आ रहे हैं। एक बॉडी आपको दिखाया गया है जिसमें 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हमने देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। एक ऑप्शन ये है जिसमें दोनों इक्वल टू 0 हैं, F0 है, टार्क इसमें 0 है और दोनों 0 हैं। अब इस सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट देखें कितनी फोर्स एक्ट कर रही हैं, 4। ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स,
अब इसमें स्टूडेंट ये देखें, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 200, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, अपवर्ड लग रही है 100, इसमें लग रही है 200। इसका मतलब ये है कि फोर्स का सम इक्वल टू 0 नहीं है, फोर्स का सम इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स और है, डाउनवर्ड फोर्स और है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक सिचुएशन तो ये होगी कि समेशन ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या रोटेशन प्रोड्यूस होगी। इस फोर्स और इस फोर्स से स्टूडेंट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगेन इस फोर्स और इस फोर्स से रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टार्क मोमेंटम सेम है, फोर्स सेम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों फोर्सेस की वजह से टार्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब हम इसकी तरफ आते हैं, ये वाली फोर्स ये बॉडी को रोटेट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज और ये वाली बॉडी को रोटेट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है ये हुआ कि टार्क का सम भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट इसमें हुआ हमारा डेल्टा। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम को, और इक्विलिब्रियम में सबसे पहले नंबर पर हमने डिस्कस की इक्विलिब्रियम की टाइप्स डिस्कस की, उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने डिस्कस की हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेस के ऊपर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, और एंड के ऊपर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में किसी जगह पर भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताएं, इंशाल्लाह हम उसका जल्द अज जल्द उसका आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।